हाय फ्रेंड्स, मैं हरिमोहन ठाकुरिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं फेशियोला के बारे में और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में। एक मेजर ट्रेमेटोड है और मेजर ट्रेमेटोड में तीन ट्रेमेटोड्स के नाम हमें पैरेलली थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से ट्रेमेटोड एक्चुअली हमारे काम के या हम जिनसे प्रभावित होते हैं। और वो है आपके फेशियोलॉप्सिस बस्काई, फेशियोला हिपेटिका और सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा को जिस नाम से आप लोगों ने याद किया हुआ है वो ब्लड फ्लूक। फेशियोला हिपेटिकुला को आपने शीप लिवर फ्लूक याद किया हुआ है। और फेशियोलॉप्सिस बस्काई को जायंट इंटेस्टाइनल लिवर फ्लूक। मुख्य रूप से इन सभी के केसेस में जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो स्नेल होता है और स्नेल का नाम आपको याद रखना है। इट इज लिम्निया ट्रंकेट्यूला। मुख्य रूप से चूंकि शीप को और कैटल्स को ये बुरी तरह से प्रभावित करता है तो इकोनॉमिक लॉसेस की वजह से बहुत सारे होते हैं। क्लासिफिकेशन वाइज देखा जाए तो आपके प्लेटीहेलमिंथेस का मेजर एग्जांपल है, क्लास ट्रेमेटोडा का एक उदाहरण। कॉमन लिवर फ्लूक को नाम से जाना जाता है जो कि लिवर और बाइल पासेजेस के अंदर ग्रो करता है। वर्ल्ड वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी जगहों पर बकरियों और भेड़ों को यह मुख्य रूप से प्रभावित करता है। ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर देखी जाए तो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है प्लेटीहेलमिंथेस। खुद आप लोग जानते हैं कि आपके फ्लैट वर्म्स होते हैं। मुख्य रूप से इनको फ्लूक्स के नाम से इसीलिए फ्लूक इसीलिए बोलते हैं। स्लाइटली पिंकिश कलर का होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ओवरऑल बॉडी जो है वो सकर्स उसके ऊपर प्रेजेंट होता है एंटीरियर पोर्शन में। बॉडी के अगले हिस्से में दो तरह के सकर्स डिफाइन करते हैं, ओरल सकर जिनको हम एंटीरियर सकर्स भी बोलते हैं, और वेंट्रल सकर जिनको दूसरा नाम एसिटाबुलम आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका दूसरा नाम, एक और नाम याद रखना है, पोस्टीरियर सकर। सकर ओरल सकर जो होंगे वो माउथ के आसपास 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 डिफाइन होंगे, जिनको हम आगे बात करेंगे। माउथ के ठीक पीछे की तरफ गोनोपोर होता है जो कि इनके रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है। और पूरी की पूरी बॉडी स्पेशल कवरिंग से कवर होती है जिसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। इस टेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट नहीं टेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट इज ओवरऑल कवरिंग। टेग्यूमेंट को मूल रूप से लोग समझते हैं कि क्यूटिकल जैसा है, लेकिन मजे की बात है ये सेलुलर पार्ट के एक्सटेंशन है। इसी टेग्यूमेंट के ऊपर इनके स्पाइन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके माध्यम से ये चलता है या लोकोमोशन करता है, या लोकोमोशन के दौरान में अपने आप को होल्ड करके रखता है। प्लस यही जो स्पाइन्यूल्स होते हैं दूसरे कामों में भी मदद करते हैं जिन पर हम बात करेंगे। दूसरा नाम जरूर याद रखना है, वो है स्केल्स। शब्दों पर चले आए। कुछ और भी बातें, अगर मैं इसकी ओवरऑल बॉडी वॉल के बारे में बात करूं तो चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टेग्यूमेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, मस्कुलेचर और मिजोडर्मल ओरिजिन की सेल्स में मेसेनकाइम। रिपीट कर दूं मैं, टेग्यूमेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, मस्कुलेचर एंड मिजोडर्मल ओरिजिन की मेसेनकाइम। टेग्यूमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि असल में ये क्यूटिकल इसको समझा जाता है, बट असल में ये एक नॉन सिलिएटेड साइटोप्लाज्मिक सिंसाइशियम है। शब्दों का ध्यान रखना है, नॉन सिलिएटेड साइटोप्लाज्मिक सिंसाइशियम। स्पाइन्यूल्स जो बॉडी को मूवमेंट के दौरान होल्ड करते हैं, क्योंकि इसकी जो बॉडी का मूवमेंट है वो अनड्यूलेटिंग मूवमेंट है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की वजह से ये अपने आप को कुछ इस तरह से वेवी फॉर्म में इस तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। उसके अलावा ये इसकी रक्षा करने के भी काम करता है कुल मिलाकर। फिर दूसरी बात आती है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो इसी लेयर के, जो आपकी क्यूटिकल वाली जिसको हम टेग्यूमेंट लेयर बोलते हैं, इसका लोएस्ट पोर्शन को बनाती है। और उसके बाद से शुरू होता है मस्कुलेचर। मस्कुलेचर में तीन तरह के मसल्स के बारे में बात होती है, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और ऑब्लिक मसल्स। तीन तरह के मसल्स हैं। इन तीनों तरह के मसल्स में जो ऑब्लिक मसल्स है वो एक यूनिक केस है, क्योंकि ये इसी वाले फ्लूक के अंदर पाया जाता है। उसके बाद आती है आपकी मेसोडर्मल ओरिजिन की मेसेनकाइमल सेल्स, जिसमें आपका मेसेनकाइम और मेसेनकाइमल सेल्स दोनों को हम लोग इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखने योग्य है वो ये कि ये जो टेग्यूमेंट के बारे में मैंने आपसे बात कही है, ये टेग्यूमेंट बेसिकली एक लिविंग सिस्टम का एक रूप है, जिसको हम ये कहेंगे कि एक तरह की आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस है, जिसके अपने ऊपर लिपिड की एक लेयर भी प्रेजेंट हो सकती है यहाँ पर। खैर, शब्दों पर चले आए। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ध्यान रखना है कि जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ऐसा क्यों? क्योंकि एक अजीबोगरीब बात वो ये कि इसके अंदर माउथ तो होता है लेकिन एनस नहीं होता, यानी कि शुरुआत तो होती है, एंड नहीं होता।
लॉजिक बड़ा शानदार सा है कि माउथ से आप सारी की सारी कहानी शुरू करते हो कि देर इज ए माउथ, देन देर इज ए ओरल सकर के बाद तीसरा नाम लेते हैं फेरिंग्स। इस ऑर्डर को जरा ध्यान ध्यान दीजिएगा। माउथ, फिर ओरल सकर से इसने खाना कैप्चर करना चाहा। फेरिंग्स जो कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, उस भोजन को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है पूर्ण रूप से। इस फेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है फेरिंजियल ग्लैंड्स, जो कि प्रॉपर सिक्रेशन करेगी अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम का। तीसरा नंबर। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं ईसोफेगस की, जो कि एक रूटीन का स्ट्रक्चर है किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम में। पांचवें नंबर पे आता है इंटेस्टाइन, जिसको हम मिड गट डिफाइन करते हैं। और इस इंटेस्टाइन की खास बात होती है कि इसका एंड जो है वो एनस की ओर नहीं होता। हर इंटेस्टाइन ढेर सारी ब्रांचेस में डिवाइड होती चली जाती है, और हर ब्रांच टर्मिनली ब्लाइंड होती है, यानी कि वो कहीं खत्म नहीं हो रही है। बॉडी में जो भी कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है वो सारा का सारा इन माध्यमों से इस जगह पर फैल जाता है। सब कुछ इसके अंदर फैलता जा रहा है जो भी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। ये जो सारा का सारा टर्मिनेटिंग टू द ब्लाइंडली, यहाँ जो सबसे बढ़िया शानदार बात है, इन शब्दों को बोलते हैं, ये जो ब्रांचेस हैं, सीकी या क्रूरा ऑफ इंटेस्टाइन। सीका या क्रूरा ऑफ इंटेस्टाइन, इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है। एक और बहुत अच्छी बात इसके डाइजेशन और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कि अकेला बैठ के कहीं नहीं खाता, ये चलता जाता है, खाता जाता है, चलता जाता है, खाता जाता है, और इस तरह से इसका एक मूवमेंट होता चला जाता है कुल मिलाकर। तो ये इसके खाने की एक बहुत खास बात है। और इस दौरान में जिस टिश्यू से गुजरता है उस टिश्यू को नष्ट करता जाता है। सोचिए किसी के लिवर में लिवर फ्लूक है और वो उसको खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, तो खाने के दौरान में क्या खा रहा है कि वो जो खाना एब्जॉर्ब हुआ होगा उसको खाएगा, लिम्फ को खाएगा, बाइल को खा जाएगा, और टिश्यू मूवमेंट के दौरान जो टिश्यू डैमेज इसने किया होगा उन टिश्यू के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको ये खाता चला जाएगा। और इस खाता चला जाना जो है उस भेड़ के लिए बहुत दर्द भरा होता है, क्योंकि अगली जो बात होनी है वो होनी है आपके कुल मिलाकर रेस्पिरेशन के संबंध में। अब जरा कुछ प्रश्नों के बारे में बात कर ली जाए। एक बड़ा फेमस सा प्रश्न होता है कि जो फेशियोला हिपेटिका है वो किसके अंदर पैरासाइट होता है। हिपेटिका शब्द खुद अपने आप से कह रहा है कि जो मैं पैरासाइट हूं तो मैं लिवर के अंदर होऊंगा। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी, चूंकि सारी चॉइसेस में आपके शीप आ रहा है, तो आपका सीधे सीधे आंसर हो जाता है लिवर ऑफ शीप, भेड़ के यकृत के अंदर। लिवर फ्लूक इज नॉट अफेक्टेड बाय द एंजाइम ऑफ द होस्ट। लिवर फ्लूक होस्ट के एंजाइम से क्यों प्रभावित नहीं होता है। एक सामान्य सा प्रश्न होता है कि जो भी जितने भी एंडोपैरासाइट्स होते हैं उनकी एक खास बात होती है कि उनके अंदर खुद की रक्षा करने के लिए जबरदस्त सा तंत्र होता है, और ये जरूरी भी है, अदरवाइज वो अंदर जिंदा नहीं रह पाएगा। और दूसरी जो उनके अंदर खास बात होनी चाहिए, वो तेजी से रिप्रोड्यूस कर सके, अपने नंबर्स को इतना तेजी से बढ़ाएं कि होस्ट उसके ऊपर नियंत्रण न कर पाए। तो इसके लिए जरूरी होता है कि वो रक्षा खुद की कर सके और नंबर्स को बहुत तेजी से बढ़ा सके। अब इसमें खुद की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी वो होगा क्यूटिकल। सभी जगहों पर यही एक नियम है कि क्यूटिकल या आउटर कवरिंग जो हो वो उसके होस्ट के एंजाइम से उसको बचाए, जिससे कि होस्ट के एंजाइम उसको डाइजेस्ट ना कर पाए। एक और प्रश्न आता है कि फेशियोला में अटैचमेंट के लिए क्या था। अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है तो आपने देखा होगा इंटीरियर सकर और पोस्टीरियर सकर दो तरह की चीज होती है। इसमें हुक्स के बारे में आपको बात नहीं करनी है, जो कि आपके टीनिया सोलियम के अंदर था। सो दो आपके सकर्स हो जाते हैं। तो ये एक सिंपल सा एक और प्रश्न बनता है जिसको हमें कंफ्यूज नहीं करना है, टीलिया सोलियम और फेशियोला हिपोटिका दोनों के केसेस में। एक जो आगे की तरफ आप पढ़ने वाले हैं वो है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लार्वा स्टेज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फेशियोला। डेवलपमेंट के दौरान अलग अलग लार्वा स्टेजेस के नाम अगर आपको शुरुआत से पता है तो आप प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे आंसर दे पाएंगे। मिरेसीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। बड़े फेमस ये चार प्रश्न जो कि इस छोटे से टॉपिक से या ये छोटा सा जो हमने अभी लेक्चर लिया है उसमें से हम बनाएंगे।